नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के बायोलॉजी क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज काउंटर करंट सिस्टम, which is also called as mechanism of urine concentration. Counter current system, which is also called as mechanism of urine concentration. ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है, जहाँ अक्सर मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए जाते हैं, बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर ये वाला पार्ट दोबारा कराइए। ओके, ये वाला पार्ट कुछ क्लियरली समझा नहीं। सो मेजॉरिटी एस्पेक्ट्स पे ये वाला पार्ट स्टूडेंट जब प्रॉपरली रीड नहीं करते हैं तो उनको डाउट आता है। ओके, हमारे आज के लेक्चर में हम लोग इसको प्रॉपरली सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर देंगे और फिर इसको बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। बड़ा कॉन्सेप्ट है, घबराने का नहीं। We will follow Britishers policy of divide and rule। बड़ा आसान है, आसानी से इसको निभा ले जाएंगे। अब काउंटर करंट सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, ये सिस्टम बेसिकली क्या कहता है? ये सिस्टम हमको ये समझाता है कि जब भी बॉडी में वाटर कम है, पानी की कमी है, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स बॉडी हैज लेस वाटर। ओके, सो शरीर में पानी की कमी है। सर शरीर में पानी की कमी क्यों होगी? अच्छा, तो डिहाइड्रेशन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। समझो एक पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, सो उल्टी होने की वजह से पानी का लॉस होगा। अच्छा, समझो एक पेशेंट को बहुत ज्यादा डायरिया है, डायरिया मतलब लूज मोशन। सो इतना ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से शरीर से पानी चले जाएगा, तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। अच्छा, और तो और समझो फॉर एग्जाम्पल इसको बहुत पसीना आ रहा है। ओके, तो पसीना आने की वजह से भी वाटर लॉस हो रहा है। और समझो फॉर एग्जांपल डिक्रीज्ड थर्स्ट, यानी ये बहुत कम पानी पी रहा है। ज्यादा पसीना आना, इसको हम सनस्ट्रोक भी बोल सकते हैं। आप अगर कड़े धूप में घूम रहे हो, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, शरीर से पानी की कमी हो गई। ओके, उसके हिसाब से ब्रेन को उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा, सिर दुखने लगेगा, चक्कर आएगा, घूमने लगेगा, तुम्हारी ऐसा घूमेगा 360 डिग्री, फिर बाद में पूरा 180 डिग्री फ्लैट हो जाएगा। ओके, राइट। सो ये सब की वजह से होगा डिहाइड्रेशन। सो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन होने की वजह से शरीर में पानी कम है। In that case, we should not waste water। जैसे शरीर में अगर पानी की कमी होगी, तुम पानी बर्बाद नहीं करोगे। अच्छा, अब इस बात का खास ख्याल रखने का काम किसका है? किडनी का है। इसलिए अगर पानी की कमी है ना, तो किडनी क्या करेगा? ओके, किडनी प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। किडनी कैसा है ना, किडनी हमारे मदर की तरह है, हमारी मां की तरह है। और बॉडी जो है, बॉडी ये हमारे घर की तरह है। अगर घर में पानी कम आ रहा है, अगर समझो तुम्हारे बिल्डिंग के वॉचमैन ने आके बोल दिया साहब जी, मेम साहब आज पानी कम आएगा,
सो तुरंत ना हमारी माँ है ना किडनी बन जाती बेटा। अब अगर तुमको घर में पानी की कमी है, आज पानी कम आने वाला है, क्यों कम आने वाला है? समझो बिल्डिंग में कोई पाइप फूट गया है तो पानी बर्बाद हो गया, ओके। और समझो पाइप में लीकेज है, या तो समझो म्युनिसिपैलिटी से ही पानी कम आया है। सो किसी ना किसी कारण के वजह से तेरे घर में कम पानी सप्लाई किया जा रहा है। अब अगर तेरे घर में कम पानी सप्लाई किया जा रहा है तो डेफिनेटली तू पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तू सुबह सुबह उठता है, बेडरूम से बाहर आता है, यू कम आउट, ब्रश लेता है, ब्रश कर रहा है और नल खुला रखा है तूने, इमीडिएटली क्या होगा? यू विल रिसीव अ फ्लाइंग चप्पल फ्रॉम योर मदर। मारेगी तेरी मम्मी तेरे को और बोलेगी अरे भाई आज पानी कम आया है तो पानी बर्बाद मत करो। सो अगर पानी कम आया है तो तुम क्या कोशिश करते हो कि ज्यादा पानी बर्बाद ना हो। वैसे ही किडनी क्या करता है ना, अगर शरीर में पानी की कमी है तो ज्यादा पानी यूरिन में नहीं जाना चाहिए। यानी यूरिन में जो भी कचरा घोलना है, जो भी वेस्ट डिसॉल्व करना है, उसको कम से कम पानी में डिसॉल्व करो और ज्यादा से ज्यादा पानी शरीर के लिए बचा के रखो। सो इसको हम बोलते हैं दैट यूरिन, किडनी प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, और ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट सिस्टम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। अब हम यही सीखेंगे कि किडनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे बनाता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या होता है, चलो देखते हैं। अब समझो बेटा, ध्यान से देखा, बड़ा मजेदार टॉपिक है। अब समझो तेरे घर में मेहमान आया। भारतीय सभ्यता में हमको सिखाया जाता है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का रूप होता है। सो तुम्हारे घर में मेहमान आया बेटा, ठीक है। अब जैसे ही मेहमान आता है घर में, सो कैसा होता है ना, हम जो घर के राजा बेटा हैं, तुरंत हमारी पदवी कम हो जाती है। मेहमान आते बराबर हमारी पदवी नौकर के बराबर हो जाती है। तो जैसे ही मेहमान आए, मम्मी बोलती है इधर जा, वो लेके आ, ए जा मिठाई लेके आ, बिस्किट लेके आ, ए अंदर जा, किचन में जा, जूस बना के ला। इसलिए हम मेहमान को भारत में बोलते हैं अतिथि देवो भव, मन में हम बोलते हैं भव भव भव, राइट। अब जो मेहमान आया उसके लिए जूस बनाना है। अब तूने क्या किया ना, अब तू जो जूस बना रहा है, सुन बात ध्यान से, समझो फॉर एग्जांपल साधारण नींबू पानी बना रहा है, ठीक है। अब उस नींबू पानी में यहां तूने पानी डाला, शक्कर डाला, नींबू डाला, ठीक है। यहां तू डाल रहा है एक चुटकी नमक। तूने एक चुटकी नमक डाला उसमें, ओके, और पानी में मिक्स कर दिया। मेहमान वो जूस को पीता है, एंजॉय करता है, मजा आ गया उसको, फोकट का जूस पीने मिला। अब क्या होता है ना कि ऐसे मेहमान रोज आने लगते हैं। अब ये रोज आ रहा है, रोज हमारी पदवी राजा बेटा से नौकर के बराबर हो गई। फिर हम एक दिन दिमाग लगाते हैं, अब ना एक चुटका नमक डाल देते, यूं मुट्ठी भर के नमक डाल दिया। सो व्हाट, यहां हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर पुटिंग 1 pinch ऑफ सॉल्ट, बट नाउ वी आर पुटिंग 1 punch ऑफ सॉल्ट। घोल दिया पूरा। मेहमान ये जूस पीते बराबर उल्टी करता है, बोलता है बाबा कैसा कॉन्सेंट्रेटेड जूस बनाया है। ओके, अब कॉन्सेंट्रेटेड जूस क्या होता है? ओके, कॉन्सेंट्रेटेड जूस का मतलब ये होता है कि यहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। मैंने ये जूस बनाया तो इसमें ज्यादा नमक डाला, दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो था ये लो कॉन्सेंट्रेशन वाला था। अच्छा, थोड़ा हाईफाई लैंग्वेज में चलते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन यानी हाइपोटोनिक, और हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है हाइपरटोनिक। नाउ बेटा हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, हाइपर मींस ज्यादा। हम दोस्तों को कभी कभी बोलते हैं ना, भाई तू बहुत हाइपर हो गया। सो हाइपर यानी ज्यादा, टोनिक यानी कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसलिए इसको हाइपरटोनिक बोलने का, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए इसको हाइपोटोनिक बोलने का।
अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या कम, इससे क्या सीख रहे हो कि इस वाले जूस में पानी, वाटर कंपैरेटिवली कम है और उस पानी के मुकाबले नमक कंपैरेटिवली ज्यादा है। वैसे ही इस वाले जूस में वाटर कंपैरेटिवली ज्यादा है और उसके मुकाबले नमक कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, अब यहां जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर शरीर में पानी कम है तो किडनी क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यानी किडनी हाइपरटोनिक यूरिन बनाएगा बेटा। हाइपरटोनिक यूरिन यानी इस तरह का जूस की तरह बनाएगा जिसमें कम से कम पानी होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा घोलने वाला कचरा होना चाहिए। सॉल्ट्स और वेस्ट ज्यादा होना चाहिए, पानी कम होना चाहिए। यानी समझो अगर यूरिन में इतना पानी जा रहा है, इसमें किडनी ने सारा यूरिया और सारे वेस्ट को डाल दिया इतने पानी में, और अगर पानी की कमी है तो किडनी क्या बोलेगा, नहीं इतना पानी यूरिन के फॉर्म में बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे थोड़ा पानी कम करो, इतने में ही पूरा कचरा घोल लो और इतना पानी जो बचा है वो बॉडी को दे दो क्योंकि बॉडी में पानी की कमी है। सो किडनी क्या करता है, पानी का प्रमाण कम कर देता है। जब पानी का प्रमाण कम हो जाता है ना तो उस तरह के लिक्विड को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड, दूसरी भाषा में हाई कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अपनी आसान भाषा में वो वाला जूस जिसमें तूने एक चुटका नमक डाला है, जिसमें यू आर पुटिंग वन पंच ऑफ सॉल्ट, यानी जिसमें घोलने का पदार्थ ज्यादा है और उसके मुकाबले पानी कम है। अब यहां पे अपने को दो एमसीक्यू याद रखना है कि अपना ब्लड ना ऐसा होता है, ओके, और यूरिन ऐसा होता है बेटा। अब ये डायरेक्ट एमसीक्यू है। ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन अगर मापोगे ना, कॉन्सेंट्रेशन को मापा जाता है मिली ऑस्मोलैरिटीज में बेटा, ओके। मिली ऑस्मोलैरिटीज के हिसाब से हमारे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, और यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन फाइनली होता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यानी यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लड 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के कॉन्सेंट्रेशन पे, और इसके मुकाबले यूरिन 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के कॉन्सेंट्रेशन पे। 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर इज लाइक वन चुटकी नमक। समझो 300 ग्राम नमक डाला उतने पानी में, इतने से पानी में, और उतने से ही पानी में अगर मैंने एक चुटका यानी बहुत नमक डाला, 1200 ग्राम डाला, समझो फॉर एग्जांपल ना बेटा, तो ये कैसा हो जाएगा कि मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, यानी 1 लीटर में इतना सारा क्वांटिटी सॉल्यूट का डिसॉल्व है, और यहां 1 लीटर में इतना सारा क्वांटिटी डिसॉल्व है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये होगा हाइपोटोनिक फ्लूइड, एंड बेटा दिस विल बी हाइपरटोनिक फ्लूइड। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि किडनी को शुरुआत में जो ब्लड मिलता है उसका कॉन्सेंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर का होता है, और उस ब्लड से जो यूरिन बनाता ना किडनी, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर का होता है, यानी इसके मुकाबले 4 गुना ज्यादा। सो मैं यहां लिखूंगा, देखो ना 300 का 4 गुना करोगे तो 1200 आएगा ना बेटा, 300 into 4 is equal to 1200. So here we understand that urine is 4 times more concentrated than blood. Urine is 4 times more concentrated than blood. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये याद रखना बेटा। अच्छा नेक्स्ट, एक और छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है कि इस बात को सिद्ध करने के लिए
कि यूरिन को 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर वाला बनाना है, हाइपरटोनिक बनाना है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों हाईली कॉन्सेंट्रेटेड? क्योंकि यूरिन से पानी निकाल के बचाना है और वो पानी हमको बर्बाद नहीं करना, वो बॉडी को देना है। सो इसको करने के लिए, फॉर अचीविंग दिस, kidney has counter current system, which is also called as counter current multiplier system. काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम क्या होता है अगर पूछा ना तो वन लाइन में बोलने का, इट इज ए मैकेनिज्म of urine concentration. It is a mechanism of urine concentration. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाइपोटोनिक अगर नजर नहीं आ रहा है, इसको प्रॉपर्ली लिख लेना बेटा, हाइपोटोनिक। Now, in order to understand what exactly is this counter current system, अब हम लोग अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे बेटा बेसिक्स के। ओके, सो काउंटर करंट सिस्टम को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1, juxtamedullary nephrons. juxtamedullary nephron. juxtamedullary nephron जो होता है ना, इसके पास हेनलीज लूप लंबा होता है। juxtamedullary nephron has long Henle's loop. अब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मतलब क्या है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मतलब ये होता है कि समझो ये किडनी का कट सेक्शन है। अब किडनी का बाहर वाला एरिया कॉर्टेक्स है, ओके। और ये अंदर वाला एरिया मेड्यूला है बेटा। फिर नेक्स्ट याद रखो बेसिक, जक्स्टा का मीनिंग इज नियर। सो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का मतलब ये होता है कि वो नेफ्रॉन, यूजुअली नेफ्रॉन यहां होते हैं। आप समझो एक नेफ्रॉन अगर यहां रखा हुआ है, तो इसको मैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलूंगा क्योंकि ये कॉर्टेक्स की तरफ ज्यादा है, पेरीफेरी की तरफ ज्यादा है। पर समझो अगर एक नेफ्रॉन यहां पर है, सो ये नेफ्रॉन मेड्यूला के नजदीक है ना। सो जो नेफ्रॉन यहां पर होते हैं इस तरफ, इनर एस्पेक्ट की तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। सो बेटा हियर यू हैव टू रिमेंबर, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के पास लंबा हेनलीज लूप होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हेनलीज लूप is surrounded by Henle's loop is surrounded by capillaries which is called as vasa recta. Henle's loop is surrounded by capillaries which is called as vasa recta. Now suppose for example Henle's loop जिसमें यूरिन है तो उसको हम लोग हमेशा येलो कलर से दिखाएंगे अपने डायग्राम में। सो ये है हेनलीज लूप।
और इसके आजू बाजू में जो कैपिलरीज है उसको हम लोग रेड कलर से दिखाएंगे, कैपिलरीज यानी ब्लड। ओके, सो ये क्या है, ये हो गया हेनलीज लूप। नीचे का यू शेप पार्ट अगर कट हो रहा है ना वीडियो में बेटा, तो ड्रॉ कर लेना। एक ट्यूब ऐसे ड्रॉ करो यू शेप, उसके बाजू में और एक ड्रॉ करो। सो ये जो यू शेप है दैट इज हेनलीज लूप, और इसके बाजू में ये जो कैपिलरीज है इसको बोलना है वाजा रेक्टा। ओके, सो ये सेकंड वाला बेसिक पॉइंट है दैट हेनलीज लूप इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज व्हिच इज कॉल्ड एज वाजा रेक्टा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब वाजा रेक्टा और हेनलीज लूप का ना डायरेक्शन देखते हैं बेटा। ओके, सेम डायग्राम मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं। ये हेनलीज लूप, और ये वाजा रेक्टा। अब हेनलीज लूप में ये वाला पार्ट जो यूरिन को नीचे लेकर आ रहा है, जाहिर सी बात है इतना तो याद रखना बेटा, हेनलीज लूप में जो पानी भरा है उसको येलो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें यूरिन भरा है। और वाजा रेक्टा में जो फ्लूइड भरा है उसको रेड क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें ब्लड भरा होता है बेटा। ओके, अब ब्लड और यूरिन का फ्लो देखो, हेनलीज लूप में यूरिन यहां से नीचे आएगा, ठीक है, इसलिए इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट, और यू कैन से दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। ठीक है, फिर वो यूरिन ऐसा फ्लो होगा, फिर यहां से यूरिन ऊपर को जाएगा बेटा। अब ये जो यूरिन को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है दिस इज कॉल्ड एज दी असेंडिंग पार्ट, और यू कैन से दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। अब ये तो हो गया यूरिन का फ्लो बेटा। अब ब्लड कैसे फ्लो होगा वो देखो, वाजा रेक्टा में ब्लड हमेशा उल्टा डायरेक्शन होता है बेटा, यहां से ब्लड नीचे आता है, इसलिए इसको अभी हम लोग बोलेंगे दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा। ओके, और यहां पे ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा बेटा। सो इस वाले पूरे पाइप को हम लोग बोलेंगे दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा। चल थोड़ा इजी लैंग्वेज में चलते हैं, यानी हेनलीज लूप का जहां डिसेंडिंग है इसका असेंडिंग है, और इसका जहां असेंडिंग है इसका डिसेंडिंग है। सो तुम क्या देख रहे हो, यूरिन का फ्लो और ब्लड का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो सिर्फ नेमिंग हुआ ना, अभी फोर्थ पार्ट में यही सेम डायग्राम रिपीट करता हूं और एक बहुत सिंपल सा पॉइंट बताता हूं। सो ये हो गया हेनलीज लूप जिसमें यूरिन फ्लो होता है, और मेरा बच्चा ये हो गया उसके आजू बाजू का वाजा रेक्टा जिसमें ब्लड फ्लो करता है। अब व्हाट यू फाइंड इज हेनलीज लूप में यूरिन फ्लो हो रहा है ऐसे, ये गया नीचे से ऊपर। सो ये क्या है, किसका फ्लो दिखाया हम लोग ने,
यूरिन का फ्लो दिखाया, और वाजा रेक्टा में ब्लड देखो कैसे जा रहा है, ब्लड ऐसे जा रहा है। अब ये ब्लड आ रहा है ऊपर से नीचे, यानी ये किसका फ्लो है बेटा, ये है ब्लड का फ्लो। और इस वाले डायग्राम से हमको क्या समझ रहा है, यूरिन फ्लो एंड ब्लड फ्लो आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यूरिन फ्लो एंड ब्लड फ्लो आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाले, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं काउंटर करंट फ्लो, बिकॉज काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, करंट का मतलब होता है फ्लो। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर यूरिन का और ब्लड का डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज ऑपोजिट। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 था ना बेसिक्स, अब पॉइंट नंबर 5। यहां पे थोड़ा नीचे का यू शेप ट्यूब कट गया बेटा, वो तुम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लो। क्या अच्छे से क्लीन कर देता हूं सो दैट तुमको अक्षर ना फिर साफ नजर आएगा। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 में हमको ये सीखना है, सेम डायग्राम रिपीट होगा वापस। ये है हेनलीज लूप, और ये उसके आजू बाजू का वाजा रेक्टा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस हेनलीज लूप और वाजा रेक्टा के बीच में ये जो जगह है, इसके आजू बाजू में, यानी इन दोनों को छोड़ के जो भी जगह है, उस स्पेस को बोलने का इंटरस्टिशियल स्पेस। You should call it as interstitial space, or we can also call it as tissue space. आगे इसी स्पेस के अंदर जो पानी है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और we can also call it as a tissue fluid. तोड़ के एक बेसिक सिखा रहा हूं, जब मेन कॉन्सेप्ट आएंगे ना सारे आइडियाज कंबाइन करेंगे बेटा, ओके, तब जाके कॉन्सेप्ट समझता है। अब इतना समझ लो कि हेनलीज लूप और वाजा रेक्टा के बीच में जो जगह है, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, आल्सो कॉल्ड एज अ टिश्यू स्पेस, एंड इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बेसिक नंबर 6. Basic number 6 it teaches us that ये हेनलीज लूप का डिसेंडिंग पार्ट है और ये हेनलीज लूप का समझो असेंडिंग पार्ट है। अब इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेनलीज लूप ड्रॉ कर रहे हैं। अब बेसिक नंबर 6 में ना एक सिंपल सा पैटर्न बोलता हूं, उसको याद रखना। ऐसे याद रखो, सॉल्ट जो होता है ना बेटा, Na+ और Cl- यहां से जा रहा है, यहां से आ रहा है,
सिर्फ इतना ही अच्छे से याद रखना कि NaCl ना यहां से जाता है, यहां से निकलता है। ओके, इस तरफ का जो पार्ट है वो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलीज लूप का, और ये वाला जो है वो असेंडिंग लिम्ब है। इसी के ऊपर से हम लोग बेसिक पॉइंट नंबर 7 बनाएंगे। अब बेसिक पॉइंट नंबर 7 से हम लोग ये सीखते हैं, ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है वो देखो, हेनलीज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब का प्रॉपर्टी देखो। सो हेनलीज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट अंदर जा सकता है, बट सॉल्ट बाहर नहीं आ सकता। सॉल्ट के बदले यहां से वाटर बाहर आ सकता है बेटा। इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं। सो डिसेंडिंग लिम्ब के प्रॉपर्टी में तुम क्या देख रहे हो, सॉल्ट यहां से गया, यहां से निकला, वो सेम वाला पॉइंट यहां अप्लाई करो, पर है ना अभी उसका उल्टा सोचो, यानी इस वाले पार्ट में सॉल्ट जा सकता है, सॉल्ट आ नहीं सकता है। ओके, सॉल्ट आ नहीं सकता है, दैट मीन्स इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट। बट सॉल्ट के बदले वाटर निकल सकता है, दैट मीन्स इट इज परमिएबल टू वाटर। वैसा ही सेम बेटा यहां दिमाग लगाओ। अब यहां से सॉल्ट निकल सकता है, बट यहां से ना वाटर नहीं निकल सकता। ओके, सो हम लोग असेंडिंग लिम्ब को लेके क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप में सॉल्ट आ सकता है बाहर, दैट मीन्स इट इज परमिएबल टू वाटर। बट इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट बाहर है ना, सॉरी, परमिएबल टू सॉल्ट्स बट इम्परमिएबल टू वाटर। अब ये प्रॉपर्टी कैसा होता है ना, ये जो 4 पॉइंट है, इम्परमिएबल टू सॉल्ट एंड परमिएबल टू वाटर। इम्परमिएबल मींस नॉट टू अलाउ, ये ना सॉल्ट को बाहर नहीं आने देगा, अंदर जाने देगा चलेगा, पानी को बाहर आने देता है, पानी को परमिशन देता है, सो दैट इज परमिएबल। परमिएबल और इम्परमिएबल क्या होता है बच्चों, बड़ा आसान है। समझो हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खटखटाया गया, खटखट खटखट, क्या करोगे, दरवाजा खोल दोगे? गलत, पहला वो उससे देखने का, होल से। सावधान इंडिया, ओके, आजकल सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो तू होल से देखा, अब तू होल से देखा, तेरा दोस्त खड़ा है दरवाजे पे, तो तू क्या करता है, दरवाजा खोल देता है और उसको आने देता है, दैट मीन्स यू आर परमिएबल टू योर फ्रेंड्स। फिर दरवाजे पे खटखट हुआ, तू वापस देखा कानी आंख से, कानी आंख से ही देखना पड़ता है ना, तो तू कानी आंख से ऐसा देखा पड़ोस वाली आंटी है, पड़ोस वाली आंटी कटोरी लेके खड़ी है, शक्कर मांगने आई, और इसका हमेशा का नाटक है, कभी शक्कर दे दो, कभी थोड़ा दही दे दो, ठीक है, थोड़ा नमक दे दो, आधा राशन तो हमारा ही खा जाती है। तो समझो अगर पड़ोस वाली आंटी है, देन व्हाट यू विल डू, तो तू दरवाजा खोलता नहीं है बेटा। ओके, इसका मतलब क्या है, नाउ यू आर इम्परमिएबल टू हर। सो इम्परमिएबल मीन्स नॉट टू अलाउ, तो तू दरवाजा नहीं खोलता, अंदर से ही बोल देता है घर में कोई नहीं है, सब गांव गए। आंटी का दिमाग बहुत तेज, आंटी भी चले जाती है, बोलती कितनी अच्छी बात है, मैसेज तो आया करके। फिर वो सोचती है अगर घर में कोई नहीं है तो आवाज कहां से आया, वापस आती है, वापस खटखटाती, शक्कर चाहिए, तू बोलता है घर में कोई नहीं है, तो आंटी बोलती है घर में कोई नहीं है तो बोल कौन रहा है, फिर तू बोलता है जो नहीं है वही बोल रहा है। नाउ आंटी अंडरस्टैंड्स, उसको बायोलॉजी समझता है कि यू आर इम्परमिएबल टू हर, यू आर नॉट अलाउइंग हर इनसाइड योर हाउस। सेम, अब ये जो है ना, परमिएबल टू इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स, परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू सॉल्ट्स, इम्परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग डिसेंडिंग,
ये सब भाजी पाला जैसा मिक्स हो जाएगा तेरा दिमाग में। सो अपने को इसको मिक्स नहीं करने का, सिंपल ट्रिक। NaCl इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, अब यहां से कैच करना। असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट को आने दे रहा है ना, तो असेंडिंग लिम्ब परमिएबल है सॉल्ट को लेकर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका ऑपोजिट ले लो, दैट मींस पानी को इम्परमिएबल है। फिर ये दोनों पॉइंट को इधर उल्टा कर दो। अगर ये भी नहीं याद रहता ना, तो एक और ट्रिक मैं दे देता हूं, ट्रिक नंबर 8। जिंदगी में असेंड करना यानी ऊंचाइयों को छूना। असेंड ना ऊपर, ऊंचाइयों को छूना। लाइफ में असेंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिंदगी में पानी पीना भी इंपॉर्टेंट है। ये दो वाक्य याद रखो। जिंदगी में असेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंड करना यानी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। इंपॉर्टेंट यानी इम्परमिएबल, और पानी भी इंपॉर्टेंट है यानी पानी को लेकर इम्परमिएबल। सो असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब ये पॉइंट अगर याद रह गया तो इसका उल्टा ये कर दो और ये दोनों का उल्टा उधर कर दो। तो चाहिए तो ये सेंटेंस के फॉर्म में याद रख, या तो ये इमेजिनेशन के फॉर्म में। NaCl यहां से आ रहा है, यहां से निकल रहा है। सो दैट इज बेसिक नंबर 8। अब बेसिक नंबर 9, पानी में जो डिसॉल्व हो जाता है वो सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे नमक और पानी, तो नमक डिसॉल्व हो जा रहा है ना, तो उसको सॉल्यूट बोलेंगे। और किस में डिसॉल्व हुआ? पानी में डिसॉल्व हुआ ना, तो पानी को सॉल्वेंट बोलेंगे। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, सो जो डिसॉल्व हो जाएगा, समझो मैंने पानी लिया, उसमें नमक डाला, शक्कर डाला, सो नमक और शक्कर घुल गया, अपनी जिंदगी दे दिया, कुर्बान हो गया उस सोल्यूशन में। अगर कुर्बान हो गया तो उसको हम क्या करेगा? उसको हम सल्यूट करेगा। तो ऐसे याद रख, सल्यूट, जिसने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। ओके, जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया वो सल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होता है वो वाटर। एकदम सिंपल फंडा। अब यहां रूल ऐसा है कि सल्यूट लव्स सॉल्वेंट। सल्यूट हमेशा सॉल्वेंट से प्यार करता है। अब सल्यूट में क्या क्या आएगा? पानी में क्या क्या डिसॉल्व होएगा? सॉल्ट्स और यूरिया। सॉल्ट्स मतलब समझ ले, Na+Cl-। अब आगे के कॉन्सेप्ट में ये याद रखना कि कहीं पर भी अगर Na+Cl- या यूरिया है, वो हमेशा पानी को अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज सल्यूट लव्स वाटर, सो सल्यूट पुल्स वाटर। सो अब कहानी ऐसे हो गई कि समझो फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसमें अगर बहुत ज्यादा सॉल्ट और यूरिया है और इसमें अगर बहुत ज्यादा वाटर है, तो ये इस वाले कंपार्टमेंट से पानी खींच लेगा। सो जहां नमक वहां पानी, पानी हमेशा नमक की तरफ आकर्षित होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। लिए? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं अच्छे से। पॉइंट नंबर 9 था हमारा। अब मेन पॉइंट्स बाकी हैं कि किडनी कैसे पानी का बचत करेगा, क्या मैकेनिज्म है, उसके लिए सारे पॉइंट्स अप्लाई करना है। चलो पॉइंट नंबर 10 बेटा। सो अभी हमने देखा कि क्या होता है ना कि नमक हमेशा पानी को खींचता है। सो इसको ऐसे याद रखना, अगर हेनलीज लूप में नमक ज्यादा है और वाजा रेक्टा में नमक कम है, पानी ज्यादा है, सो हेनलीज लूप से है ना पानी को खींच लिया जाएगा, वाजा रेक्टा से सारा पानी खींच लिया जाएगा। जहां नमक रहेगा वहां पानी जाएगा, दैट्स द गोल्डन रूल। ओके, अब हम लोग क्या सीखेंगे ना, Na+ और Cl- का फ्लो।
पूरे नेफ्रॉन में Na+ और Cl- कहां से होते हुए कहां को जाएगा। ओके, चलो पहले हेनलीज लूप से शुरू करते हैं। ये है हेनलीज लूप। फिर उसके आजू बाजू में वाजा रेक्टा। ओके, अब सबसे पहले ना सॉल्ट का फ्लो देखते हैं, जो जो पॉइंट्स हमने अभी अभी पढ़ा। ओके, उसके हिसाब से देखो, मैंने तुमको एक बेसिक क्या सिखाया था। सॉल्ट यहां से अंदर आता है और यहां से बाहर निकलता है। इतना बैठा लो दिमाग में अच्छे से। Na+ Cl-। अब मेन यहां से स्टोरी पिकअप करेंगे हम लोग, ठीक है, हेनलीज लूप के असेंडिंग पार्ट में से। अच्छा, असेंडिंग लिम्ब का भी ये पहले पतला वाला पार्ट है, थिन सेगमेंट है, इसके बाद थिक सेगमेंट आता है ऊपर। ओके, सो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में से Na+ और Cl- बाहर आता है और आके कहां आता है, पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, यहां आ जाएगा। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए वो आता है वाजा रेक्टा में। ये लो, वाजा रेक्टा में आ गया, Na+ आ गया, Cl- आ गया। अब वाजा रेक्टा में ये वाला पार्ट तो ब्लड नीचे की तरफ फ्लो होता है, सो इसमें अब Na+ और Cl-, ऐसे बहुत सारे Na+ और Cl- होते हैं बेटा। ये Na+ और Cl- ऊपर की तरफ पहुंचा दिए जाते हैं। अब ऊपर की तरफ आके यहां पे देखो, कहानी वापस वही कंप्लीट हो रही है। यहां से ये आते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो आते हैं हेनलीज लूप में। फिर हेनलीज लूप से वापस से फ्लो होके नीचे जाएंगे, और यहां ऊपर आके वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर वाजा रेक्टा में, वाजा रेक्टा से घूम के यहां पे वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, हेनलीज लूप में घूम के यहां पे। यानी तू है ना, सिर्फ अब डायरेक्शन देख ले बेटा, ये जा रहा है, ऐसे याद रख ले। ये Na+ और Cl- सॉल्ट का फ्लो है। बाकी बेसिक तो तुझे सिखाया ही है कि वाजा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिम्ब है, हेनलीज लूप का ये असेंडिंग लिम्ब है। ओके, हेनलीज लूप का ये डिसेंडिंग लिम्ब है, वाजा रेक्टा का ये असेंडिंग लिम्ब है। सो Na+ और Cl- इस तरह से फ्लो होता है। सर, इस तरह से फ्लो होने का फायदा क्या है? इस तरह से फ्लो होने का फायदा ये है कि जब Na+ और Cl- इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, सो जैसे ही यहां आया, कुछ सेकंड के लिए इसको स्टैचू बोल देते हैं। सो इसके वजह से सॉल्ट यहां पर जमा है, और ये सॉल्ट क्या करता है ना, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हाइपरटोनिक कर देता है, यानी यहां नमक का प्रमाण ज्यादा है। जैसे ये सॉल्ट यहां आता है, उसी वक्त पे जो भी ब्लड यहां पर होगा, उसमें से भी Na+ और Cl- यहां पर आएगा। राइट बेटा? ओके, सो कुछ पल के लिए Na+ और Cl- यहां है, हमने उसको स्टॉप कर दिया, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे ये सारे लिक्विड को हाइपरटोनिक करता है। इसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसी वक्त यहां पर भी Na+ और Cl- आएगा, यानी अब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नमक ज्यादा है। अब क्योंकि इसमें नमक ज्यादा है, इसलिए यहां का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये फ्लूइड, ये क्या करता है ना, ये हेनलीज लूप के डिसेंडिंग पार्ट से पानी खींचना चालू करता है। मैं W लिखता हूं उसको।
क्यों ये पानी खींच रहा है? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा सॉल्ट लव्स वाटर। अगर इस वाले फ्लूइड में पानी ज्यादा है तो ये इससे पानी खींचना चालू करता है। पानी इस तरफ से खींचा नहीं जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। इस वाले नली में से पानी बाहर नहीं आता। ओके, सो ये Na+ और Cl- का जो फ्लो है, इसका मेन इंटेंशन क्या है? इसका मेन इंटेंशन है कि Na+ और Cl- को इधर डाल दो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कुछ समय के लिए, और फिर वहां से होते यहां आएगा, यहां से फ्लो होकर वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा। तो यहां का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें नमक बहुत ही ज्यादा रहता है। तो यहां अगर मैं लिख दूं, यहां सॉल्ट बहुत ज्यादा है बेटा। ओके, और अगर इस ट्यूब में पानी है, थोड़ा भी अगर पानी है, तो ये नमक क्या करेगा? उस पानी को खींचेगा, इसलिए वाटर दिखाया हमने। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हेनलीज लूप के डिसेंडिंग वाले लिम्ब में से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और वो परमिएबल है वाटर को लेके। अब सोचो ये हेनलीज लूप जितना लंबा होगा, समझो हेनलीज लूप अगर इतना ही है तो थोड़ा पानी खींचा जाएगा। हेनलीज लूप थोड़ा और लंबा है तो और पानी खींचा जाएगा। हेनलीज लूप और लंबा है, कैमल में होता है, कैमल का हेनलीज लूप इज वेरी लॉन्ग, सो जितना लंबा रहेगा ना उतना वाटर खींचा जाएगा। अच्छा, जितना वाटर खींचा जा रहा है यानी यूरिन में से उतना पानी कम हो जा रहा है, यानी अल्टीमेटली अब जो यूरिन आएगा उस यूरिन में पानी कम है और घोला गया कचरा ज्यादा है। सो वैसा यूरिन हाइपरटोनिक बनेगा। हाइपरटोनिक यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्यों मुमकिन हो पाया? बिकॉज ऑफ ऑपोजिट फ्लो, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो ये एक तरीका है। और ये जितना भी पानी यहाँ रीअब्सॉर्ब किया गया ना, ये पानी शरीर को दे दिया जाता है, क्योंकि शरीर में क्या था? डिहाइड्रेशन था बेटा। हमने शुरुआत में लिखा था शरीर में पानी की कमी था। अगर ये हम नहीं खींचते ना तो ये पानी यहां से घूम के कहां जाता? यहां जाता। इसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर, फिर वहां से कैसा? वो यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, वहां से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर। तो ये तो वही बात हो गई ना कि घर में पानी कम आ रहा है और तुम पानी बर्बाद कर रहे हो, पानी फेंक रहे हो, राइट? सो यूरिन में ज्यादा पानी नहीं जाना चाहिए, उसके पहले ही नेफ्रॉन से पानी खींच लेना है। सो ये पानी खींचने के लिए नमक चाहिए, क्योंकि सॉल्ट ही पानी को खींच पाएगा। और नमक का फ्लो पूरा ऐसा है, Na+Cl- का फ्लो ऐसा है कि ये क्या होता है ना, असेंडिंग पार्ट से यहां आएगा, यहां से वाजा रेक्टा, वाजा रेक्टा से जाएगा, फिर वाजा रेक्टा के असेंडिंग पार्ट में, फिर यहां से यहां आएगा। कुछ पल के लिए जब ये यहां रहता है ना, तो ये फिर इस वाले हेनलीज लूप से ज्यादा पानी खींच लेता है। दैट इज द मेन मैकेनिज्म। ये समझा बेटा? नेक्स्ट, अब इसी तरह का एक और फ्लो है जो तुझे समझना है, दैट इज यूरिया साइकिल, और यू कैन से द यूरिया फ्लो। अब यूरिया कहां से होते हुए कहां को फ्लो होगा? अब ये देख बेटा, ये है हेनलीज लूप। ओके, अब हेनलीज लूप को अगर आगे एक्सटेंड करें तो यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आएगा, पूरा नेफ्रॉन याद है ना? इसके आगे पीसीटी, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। ओके, वो पूरा नहीं बनाया हमने, जितना जरूरत का है उतना ही बनाया। सो ये लास्ट का पार्ट कलेक्टिंग डक्ट है। अच्छा, अब यूरिया का फ्लो कैसा होता है ना कि कलेक्टिंग डक्ट के दो हिस्से, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट का, लेट्स से यहां तक, इसको रख दो, इतना रखते, इतना हिस्सा जो कलेक्टिंग डक्ट का है ना, वो किडनी के कॉर्टेक्स में आता है। सो दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, इतना। और ये जो लंबा वाला हिस्सा है ना, ये पूरा मेड्यूला में घुसा हुआ है। सो दिस इज द मेड्यूला पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। इसको रब कर देते हैं, नेमिंग थोड़ा ऊपर ले लेते ताकि तेरा कैसे डायग्राम में अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। मैं एक एक छोटी छोटी चीज नेम इसलिए कर रहा हूँ, ओके? वैसे तो उसको ओरली बोल के भी फिनिश कर सकते हैं, पर बेटा तुझे तकलीफ ना हो इसीलिए। सो कलेक्टिंग डक्ट का दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट एंड दिस इज द मेड्यूला वाला पार्ट। अब इसका जो मेड्यूला वाला पार्ट है ना,
उसके अंदर जितना भी यूरिया, मैं यू लिख रहा हूं बेटा, उसके अंदर जितना भी यूरिया है इट इज परमिएबल टू यूरिया, तो वहां से यूरिया फ्लो होके इधर आता है। अब ये जो जगह है ये भी इंटरस्टिशियल कैविटी है, इंटरस्टिशियल स्पेस है जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो सारा का सारा यूरिया फ्लो होके इधर आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या होता है ना कि ये यूरिया फ्लो होके वापस से हेनलीज लूप में जाएगा, बट हेनलीज लूप में ये सिर्फ थिन सेगमेंट में जाएगा। लेट्स से हेनलीज लूप का ये जो असेंडिंग लिम्ब है इतना पतला वाला पार्ट है, और उसके बाद मोटा वाला पार्ट आता है उसका। अब सबसे मेन पॉइंट पहले फिनिश कर देता हूं, खाली कलेक्टिंग डक्ट का मेड्यूलरी पार्ट जो है वो, और हेनलीज लूप का जो थिन पार्ट है वो, ओके, सिर्फ ये इसके अक्रॉस यूरिया आता जाता है। बाकी हेनलीज लूप का जो थिक पार्ट है डीसीटी है, और कलेक्टिंग डक्ट का जो कॉर्टिकल पार्ट है दे आर इम्परमिएबल टू यूरिया, यानी इसमें से यूरिया बाहर नहीं निकल सकता। मैंने क्या क्या बोला, असेंडिंग लिम्ब का थिक वाला पार्ट, ये नेक्स्ट डीसीटी, ये प्लस कलेक्टिंग डक्ट का कॉर्टेक्स वाला पार्ट, कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब यूरिया को लेकर इम्परमिएबल है। ओके, अब यूरिया का जब यहां आना होता है, सो यूरिया यहां से एब्जॉर्ब होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, फिर वहां से वो हेनलीज लूप में आता है। हेनलीज लूप के बाद वो वापस फ्लो होके इधर आएगा, इधर से फ्लो होके इधर, फिर वापस इधर इधर, सो यूरिया का ऐसा फ्लो है। इसको अच्छे से याद रख ले। अब यूरिया यहां से बाहर नहीं निकल सकता, यहां से भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां से भी नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि ये तीन टुकड़ों में वो इम्परमिएबल है। सो यूरिया हमेशा ऐसे फ्लो होगा। NaCl का फ्लो याद रख, NaCl ऐसा फ्लो हो रहा था। देखो कितना आसान है, इसमें शब्दों की क्या जरूरत है, सब पार्ट्स तो को नेमिंग अच्छे से आना चाहिए, बाकी मेन फ्लो याद रख ले। सर अब ये यूरिया अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है तो उसका क्या फायदा है? उसका फायदा बहुत सिंपल सा है। यूरिया अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है ना, ओके, तो जब ज्यादा से ज्यादा यूरिया कुछ पल के लिए यहां जमा होता है, समझो कुछ यूरिया यहां जमा है, अब इसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट के आखिरी वाले पार्ट से यूरिया के पीछे पीछे वाटर भी आ जाएगा, बिकॉज सेम रूल है, सॉल्ट लव वाटर, ओके, यानी सॉल्यूट जो है ना, यहां सॉल्यूट कौन है? यूरिया, वो सॉल्वेंट से प्यार करता है, इसलिए उसको खींचता है। तुम जिससे प्यार करते हो उसको खींचते हो ना अपनी तरफ, जैसे बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी से प्यार करता हूं, मैं खींचता हूं उसको अपनी तरफ, अपने बायोलॉजी स्टूडेंट को भी अपने पास रखता हूं। तुम कैसे बायोलॉजी से प्यार करते हो तो अपने अवस्थी सर योयो बायो चैनल को अपने पास रखते हो, ओके, उसी तरह से सोल्यूट जो यूरिया है इट पुल्स वाटर, पानी को खींचता है। वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अब यूरिया को यहां भेजने का इंटेंशन ही है, क्योंकि कुछ पल के लिए यूरिया अगर यहां पर ज्यादा रहेगा इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में Na+ और Cl- भी आ रहा है ना इस तरफ, सो Na+Cl- और यूरिया है, इसके वजह से कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी खींचता है, ताकि आने वाले यूरिन में पानी का प्रमाण कम हो और ज्यादा से ज्यादा पानी की बचत हो, और ये पानी शरीर को दिया जाए। ये समझा बेटा? फाइन, सो ये है यूरिया का पाथवे। चलो अब लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है, NCERT टेक्स्ट बुक में अगर डायग्राम देखोगे, सो NCERT टेक्स्ट बुक में क्या किया ना, इस तरफ नेफ्रॉन बना दिया ऐसा, ये बोमेंस कैप्सूल, ये PCT, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ ऐसे नीचे की तरफ ये हेनलीज लूप दिखाया गया है, फिर ये हेनलीज लूप ऊपर की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब हेनलीज लूप को भी अगर स्पेसिफिकली ड्रॉ करें तो स्टार्टिंग में थिन सेगमेंट, उसके बाद थिक सेगमेंट, मोटा वाला पार्ट, फिर ऐसे DCT दिखाया गया है, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। अब और हाँ, आगे की तरफ यहाँ ग्लोमेरुलस है बेटा, ये एफरेंट, ये ग्लोमेरुलस और ये इफरेंट। अब एक्चुअली में क्या होता है ना कि
पूरा का पूरा वासा रेक्टा हेनलीज लूप के आजू बाजू में लपेटा होता है यहाँ पे पूरी तरह से, बट उसमें से हमने क्या किया है ना, वासा रेक्टा का जो ब्लड वेसल्स है उसको सुलझा दिया है और बाजू में रखा है कि ये हेनलीज लूप है, ये वासा रेक्टा, पर ये जो ट्यूब है ना ये इस पे पूरी तरह से लिपटा हुआ है बेटा, हमने सिंप्लीफाई करके उसको सुलझा दिया। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने तो क्या किया ना, इस पूरे वासा रेक्टा को उठा के बाजू में रख दिया, यानी ये रहा वासा रेक्टा, तो बाजू में एक और पाइप बनाया। अब जब तू एनसीईआरटी का डायग्राम देखेगा ना तो मेरी बात ध्यान से सुन, यही वासा रेक्टा को उठा के यहां रख दो तो हमारा डायग्राम हो जाएगा। यानी वासा रेक्टा का ये वाला जो पार्ट है ना, ये ब्लड को नीचे ले जा रहा है, ये डिसेंडिंग पार्ट है, और वो इसके नजदीक है, वो हेनलीज लूप के इस वाले पार्ट के नजदीक है जो कि उसका असेंडिंग लिम्ब है। फिर वासा रेक्टा का ये वाला पार्ट ब्लड को ऊपर लेके आ रहा है, ये उसका असेंडिंग पार्ट है, और ये यहां पर आएगा जो हेनलीज लूप के डिसेंडिंग पार्ट के नजदीक है। सो ये एनसीईआरटी का एक पैटर्न है, ये याद रखना। ये लोग ने क्या किया, क्योंकि एक्चुअली में वास्तविक तौर पे ये नेफ्रॉन, ये हेनलीज लूप, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, और जो वासा रेक्टा है ना वो ऐसा होता है, इधर पूरी तरह से लिपटा होता है। ओके, इसको सुलझा के सीधा कर देते, सीधा करके इस तरह से इमेजिन करते ताकि हमको डायग्राम समझ में आएगा बेटा। ओके राइट, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया। दूसरा एक एमसीक्यू ये याद रखना कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसको यहां काट दिया ऐसे, यानी ये पूरा हिस्सा नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स में, किडनी के बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, और नीचे का पार्ट पूरा का पूरा मेड्यूला में है। अब एक एमसीक्यू ये आ सकता है कि कॉर्टेक्स में जब भी पानी रहता है, फ्लूइड रहता है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर है, और वही मेड्यूला में अगर हम लोग बात करें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। कॉर्टेक्स का कॉन्सेंट्रेशन 300 है, ओके, और मेड्यूला का 1200 है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन, ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब इसको एकदम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? काउंटर मतलब ऑपोजिट, और करंट यानी फ्लो, ठीक है। तो ये हेनलीज लूप है और ये उसके आजू बाजू का वासा रेक्टा है। अब कहानी ये है कि हेनलीज लूप जितना लंबा होगा ना उतना ज्यादा पानी खींचा जाएगा, ओके। अच्छा, ये कैसे खींचा जाएगा, कहानी क्या है? शुरू में हमने देखा था डिहाइड्रेशन है, शरीर में पानी की कमी है। तो अगर शरीर में पानी की कमी है तो ये पानी ऐसा पीसीटी, हेनलीज लूप, ओके, उसके बाद डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां से निकल गया यानी तूने पानी वेस्ट कर दिया। तो अब बॉडी क्या चाहता है कि भाई नेफ्रॉन से पानी खींचो, ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब करो और बॉडी में बचा के रखो। और किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर क्या होगा, पानी कम हो जाएगा, इसलिए डार्क येलो यूरिन होगा, जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिक यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इसलिए जब भी हमको लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होता है, हम पानी कम पीते हैं, पसीना ज्यादा आता है, या हम दवाई खाते हैं, तो किडनी की हालत कैसे होती है? किडनी को घोलने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, पर घुलवाने के लिए पानी बहुत कम है उसमें। तो ऐसा जो फ्लूइड है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड बोलते हैं। अब इसके लिए सिर्फ दो साइकिल याद रखना है, Na+Cl- का साइकिल और यूरिया साइकिल। अब Na+Cl- हमने देखा था कि हेनलीज लूप में यहां से आता है Na+Cl-, यहां से जाता है, तो जैसे यहां से जाएगा वो वासा रेक्टा में चले जाएगा, वासा रेक्टा से पूरा नीचे से घूम के ऊपर आएगा और फिर वापस यहाँ आएगा। अब यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नमक ज्यादा है, ये पूरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नमक ज्यादा है। सो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड नमक, और इसके बाजू में हेनलीज लूप है जिसमें पानी है, तो नमक पानी को खींचेगा, तो ये पानी खींच रहा है। अब हेनलीज लूप जितना लंबा है उतना उसके एस्पेक्ट से पानी खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, और बॉडी को दे दिया जाएगा, ये ले एक्स्ट्रा पानी किडनी में फोकट जा रहा था, ठीक है। सो कैसा होता है ना, हेनलीज लूप के अंदर जो यूरिन है उस यूरिन का पानी कम हो रहा है, इसलिए वो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा है। सो ये NaCl का फ्लो। उसके बाद यूरिया का फ्लो हमने क्या देखा था कि ये पूरा का पूरा हेनलीज लूप, फिर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया यहाँ आता है, यहाँ से होते हुए हेनलीज लूप में जाता है, हेनलीज लूप में वापस से चढ़ के डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट और ऐसे। सो ये भी जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रहता है तो ये कलेक्टिंग डक्ट से पानी खींचता है। सो पानी को खींचने के लिए कुछ समय के लिए हमको इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाना पड़ता है, उसमें नमक, NaCl और यूरिया ज्यादा देर तक ठहराना पड़ता है ताकि वो अपने आजू बाजू के नेफ्रॉन वाले ट्यूब से पानी खींच सके। इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन सीखा है। मैं उम्मीद करता हूं तुमको ये लेक्चर समझ में आया है।
इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर नोट्स बनाओ, अपने रफ नोटबुक में सारे स्टेप्स लिख लो। एक एक स्टेप को लिखने के बाद फिर तुम तरह तरह के टेक्स्ट बुक और नोट्स पढ़ो, देखो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, सो एज टू कम टू दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, अगर तुझे ये सारे के सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, यू कैन गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन सिंपली जस्ट पुट वन थिंग सो दैट मुझे समझ में आएगा कि तुझे लेक्चर समझ में आ रहा है। एंड यू हैव टू राइट यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते।